हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टरी। सो आई होप कि अभी तक की जो पिछली 2 यूनिट की वीडियोस थी उसको आप देख चुके होंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कंप्लीट कर चुके होंगे। दोनों एडवांस जो चैप्टर्स थे बोर्ड के लिए उसको आप प्रिपेयर कर चुके होंगे। सो आज थर्ड यूनिट की बात करेंगे और आई डोंट थिंक सो कि थर्ड यूनिट एक वीडियो में पूरी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी सी यूनिट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है आपके पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। टोटल 12 मार्क कैरी करती है ये जो पर्टिकुलर आपका यूनिट है। इस यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो ये टोटल यूनिट आपके 12 मार्क्स कैरी करती है, राइट। टोटल 12 मार्क्स कैरी करती है और सबसे बड़ी यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर करने को हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पहले एक वीडियो में सारी कवर हो सकती हैं। सो जितना पार्ट कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। बाकी अगर लगेगा तो रिक्वायरमेंट तो एक और वीडियोस बनाएंगे और लगेगा तो एक और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी 2-3 वीडियोस में आपको बना के इसका प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन लगातार चलती रहे। और 18th को आपको एग्जामिनेशन है और बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिएगा, अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिएगा। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और बहुत आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से। बस आपको कॉमन सेंस प्रेजेंट रखना है और थोड़ा अटेंटिव रहना है, दैट्स इट। ओनली अटेंटिव रहना है, इट्स वेरी इजी टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर थर्ड, इसका नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात का है कि ये जो यूनिट है ना, इसके पहले अभी तक डिस्कस नहीं करी गई थी, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि क्लास 9th में आप लोगों ने स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन राइटर के बारे में पढ़ा था, बट DBMS के बारे में नहीं पढ़ा था, यानी बेस के बारे में नहीं पढ़ा था, लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में नहीं डिस्कस हुआ था। तो इसके बारे में डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर्ड होगा इसके बारे में फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें फोकस करना है। सबसे पहले इन्हें समझना है हम लोगों को कि भाई डेटा एंड इन्फॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले जानना है कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। फिर जानना है हमें डेटाबेस क्या होता है। फिर हमें जानना है कि डेटा के कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है। फिर हमें जानना है कि RDBMS क्या है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है। देन आफ्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर, लिब्रे ऑफिस जो बेस है ना, उसके अंदर कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, ठीक है ना। फिर जानेंगे कैसे उसको डेटाबेस को ओपन कर सकते हो। फिर जानेंगे कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं एक डेटाबेस में जब डेटा की बात हो रही है तो डेटा के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर जानेंगे हम कि कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। फिर जानेंगे हम कैसे टेबल को एडिट किया जाता है डिजाइन व्यू के अंदर। फिर जानेंगे कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर। फिर जानेंगे कि नेविगेट रिकॉर्ड इन टेबल, यानी टेबल के अंदर कैसे रिकॉर्ड को नेविगेट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे कैसे टेबल को डिलीट करना है, देन कैसे रीनेम करना है, देन कैसे लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है, रिलेशनशिप क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, क्वेरीज क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, और होता है SQL क्या होता है। तो SQL बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इसके, जिसको हम बात करते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल, स्टार मार्क लगा दो। क्वेरी, स्टार मार्क लगा दो। फॉर्म्स, स्टार मार्क लगा दो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक हैं। और एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिखा नहीं गया है, उसे कहते हैं कीज, ठीक है ना। ये सब जो हमारे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ये 5 मेन टॉपिक हैं, ठीक है ना। कि कैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, कैसे आप क्वेरी जनरेट करते हो, कैसे आप फॉर्म क्रिएट करते हो, कैसे आप टेबल यानी कोई रिपोर्ट जनरेट करते हो, पहली बात। और दूसरी क्या, इसको पहले ही कह सकते हो की। ये की क्या होता है, की के बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये ओवरऑल सिस्टम है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, राइट। सो सबसे पहले कुछ थ्योरीज आती हैं, उस थ्योरीज को पहले कवर अप करते हैं ताकि प्रिपरेशन बड़ा स्मूथली चले। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई डेटाबेस मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के बारे में। पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, यानी कह रहा है और डेटाबेस है क्या, इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। क्या है ये? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में अगर समझते हैं, ठीक है ना। चलो सो क्या यहीं पे समझते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है क्या। सो कहने का मतलब है, एग्जांपल के लिए सोचो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। पहले इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा के अंदर क्या होता है, रॉ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, और रॉ भी क्या होते हैं, फिगर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान के चलो, सपोज करो आपने कुछ नंबर्स लिखे। सपोज करो आपने लिखा कि
1 है, फिर आपने लिखा 0 है, फिर आपने लिखा कहीं 5 है, फिर आपने कहीं लिखा 7 है, फिर आपने कहीं लिखा 9 है, कहीं आपने लिखा 2 है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपने रैंडमली डेटा लिखे, ठीक है ना। आपने 7 एक और बार लिख दिया, 0 एक और बार लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे कुछ रैंडम से आपने नंबर्स डाल दिए। रैंडम नंबर आपने लिखा, ये क्या कहलाएगा? आपका डेटा कहलाएगा। रैंडम नंबर आपने डाला, ये क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा, क्योंकि भाई ये डेटा कंसिस्ट कर रहा है तो डेटा कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस क्या है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो आपके सामने रखा जा रहा है, आप उसको देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये बस एक स्कैटर्ड डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है। क्या कहेंगे इसको हम? स्कैटर्ड डेटा कहेंगे, जो कि इधर उधर फैला हुआ है, आपके पास स्टोर्ड तो है बट ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो जब तक डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता तब तक उसको हम डेटा कहते हैं, यानी रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है उसको क्या कहते हैं? हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि इसी जो अलग अलग नंबर, रैंडम नंबर थे, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी पहले लिख दिया 9, फिर लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 5, फिर लिखा 0, फिर लिखा 5, फिर लिखा 7, फिर लिखा 0 0 7। सो ये सारे नंबर्स को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो क्या हुआ? ये किसी का नंबर यानी कि मेरा नंबर हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो रैंडम डेटा आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहला रहे हैं आपके? वो रॉ डेटा कहला रहे हैं, रॉ फैक्ट्स कहला रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो स्कैटर्ड डेटा कहला रहे हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, वो क्या कहलाएगा? मेरा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि 14, भाई ये 14 क्या है? व्हाट इज 14? कुछ भी हो सकता है, 14 कुछ भी हो सकता है कि ये आपका रोल नंबर हो, ठीक है, हो सकता है कि ये आपका एडमिशन नंबर हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो पर्टिकुलर नंबर्स है वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करता, लेकिन उसके साथ कुछ अटैच कर दिया जाए तो क्या कर देगा? आपके इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इस चीज को पढ़ते हैं। डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, डेट्स, images, audios, videos, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। Some examples of data are the name, age and address of the student and the amount of price of item bought from the market. This collection is related data arranged in a form of row column will form of the form of the row and column will form structured data. क्या कह रहा है? Structured data. Structured data होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर डेटा है ना, वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है क्या? रिलेशनल फाइल। एक होता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब क्या होता है कि बस आपके पास रो और कॉलम है, उसमें डेटा आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाल दिया। रो और कॉलम है, उसको आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाल दिया, और कुछ भी वो फिगर आउट नहीं करेगा, रिडंडेंसी नहीं चेक करेगा, इंटीग्रिटीज नहीं चेक करेगा, कंसिस्टेंसीज नहीं चेक करेगा, बस डेटा आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब बहुत सारे एडवांस फीचर्स जो होते हैं वो आपको नहीं मिलने वाले, बस डेटा स्टोर हो जाएगा। उसे कहते हैं क्या? फ्लैट फाइल, जो आपके एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है इट स्टोर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। बिल्कुल सही बात है, यानी क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट है, और क्या होता है? रो और कॉलम के फॉर्म में भी है। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में और रो और कॉलम के फॉर्म में भी है, ठीक है। बट डेटा कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी डेटा के ऊपर जो कंस्ट्रेंट है, जो कंडीशंस है, वो नहीं लगा सकते। कंस्ट्रेंट का मतलब जो कंडीशन है, जो लिमिटेशंस है, वो नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। एंड देयर आर अ चांस ऑफ डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसा चांसेस हो सकता है कि वो डेटा रिपीटेड हो सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। किसी का पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम लिखा गया, तो हो सकता है वो नेम आगे भी क्या हो रहे हो? कंटिन्यू हो रहे हो, सेम जा रहे हो, ठीक है ना। तो डेटा जो होती है ना, वो रिडंडेंसी हो सकती है, यानी कि वो सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है डेटा क्रिएटेड यूजिंग टैब्स और अ कॉमा इन अ वर्ड, CSV फाइल, ठीक है ना। स्प्रेडशीट फाइल, CSV फाइल यानी वही CSV फाइल, स्प्रेडशीट फाइल, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके एक्सेल की फाइल कहलाते हैं, अंडरस्टैंड। फिर क्या रहा है हमारे पास? रिलेशनल फाइल है। पहला क्या हमारे पास है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब समझ में आ गया, यानी कि डेटा होगा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्म में भी होगा, बट कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं होंगे, रिडंडेंसी अप्लाई नहीं होगा। फिर कहता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। इट स्टोर डेटा ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप, लाइक क्या है इसमें? टेक्स्ट है, क्या है इसमें? नंबर है, एंड क्या है? डेट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड फॉर्म ऑफ कॉलम। अगेन यहाँ पे भी है फॉर्म ऑफ रो एंड फॉर्म ऑफ कॉलम। दीज टेबल आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड। ये सब किससे कनेक्टेड है? किसी न किसी कॉमन फील्ड से क्या हो जाते हैं? ये लिंक्ड हो जाते हैं। सो देयर आर नो चांस ऑफ डेटा रिडंडेंसी, यानी इसके अंदर डेटा रिपीट होने के चांसेस नहीं है। एक डेटा जो यूजफुल नहीं है वो रखने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी होता है। I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी, अंडरस्टैंड। सो इफ इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू दैट नेक्स्ट पार्ट। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं डेटा के।
ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, कुछ और चीजें लिखी, सब इन्फॉर्मेशन कैरी करने की बात हो रही है। रैंडमली बोल दिया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, एक डेटा कहलाएगा, रॉ डेटा कहलाएगा। उस रॉ डेटा को आपने स्ट्रक्चर्ड कर दिया, प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करके कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल दिया, प्रोसेस करके उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल दिया, तो हमारा क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अगर आता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस लिखने के, आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है ना। डेटा में क्या है कि रॉ डेटा होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। आपको इन्फॉर्मेशन में कह सकते हो कि ये प्रोसेस्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास कि भाई डेटाबेस क्या है, ठीक है ना। अब जो हमने कही कि डेटा है, जैसे कोई हमने नंबर लिखा, ठीक है ना, आपने लिखा 1 2 3 4 5 6, कोई भी आपने नंबर लिखा या कोई भी आपने नेम लिखा, कुछ भी लिखा, ये सब क्या हमारा क्या कहला रहा है, डेटा कहला रहा है। इस डेटा को स्ट्रक्चर्ड कह रहे हो तो इन्फॉर्मेशन कहला रहा है। तो भाई लिख कहीं तो रहे हो, कहीं तो लिखने के बाद इसको स्टोर कर रहे हो, तो जहां लिख रहे हो, जहां स्टोर कर रहे हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, डेटा बेस कहलाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि वो प्लेस जहां पे सारे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल कह रहा है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा आइटम stored in a organized manner, stored in an ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो डेटाबेस का कलेक्शन जो किसी जगह पे स्टोर किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज मैनर में किया जा रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कैन बी एडेड, modified, deleted और displayed according to the requirement of the user. यूजर के अकॉर्डिंग चीजें क्या होंगी, मैनिपुलेट होंगी। We are using a database in a almost every field. सही बात है, हर जगह यूज हो रहा है यार। आप कुछ भी देखो, कुछ भी सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यू फाइंड दैट डेटा, ठीक है ना। विदाउट डेटा इट कैन नॉट बी पॉसिबल एनीथिंग। इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूट्यूब, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम, एवरीवेयर you what you will find, there is something data, like we are using that a particular social handling softwares and you receive this। आप क्या रिसीव करते हो उसके अंदर, आप रिसीव करते हो कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हो वही कंटेंट आपको बार बार दिखाया जाता है। इट मींस लाइक दिस कि देयर इज सम डेटा वो जो स्टोर किया गया है और आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, प्रोसेस करी जा रही है। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो एवरीवेयर, एवरी सिंगल वेयर देयर इज अ डेटा, ठीक है ना। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोस नाउडेज, ठीक है। चलो इस पे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है the software is used to create, update and retrieve data in database is known as database management system। यानी वही DBMS है। यानी कि डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स। डेटाबेस क्या होता है, जहां पे फैक्ट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, डेटाबेस कहलाता है। और उस चीज को मैनेज करने का कोई जो सॉफ्टवेयर है, जो उस डेटाबेस को, यानी कि जो भी हमारे पास डेटाबेस है उसको कोई तो मैनेज कर रहा है। जो उसको मैनेज कर रहा है, मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते क्या है, DBMS, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम, DBMS, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं, ओरेकल हो सकता है डीबेस हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, मोंगो डेटाबेस हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, ओपन ऑफिस बेस हो सकता है, इनग्रेस हो सकता है, लिब्रे ऑफिस बेस होता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है। ये सब प्लेसेस है जहां पे आप डेटा बेस को मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अंडरस्टैंड। हमें कौन से सॉफ्टवेयर पे बात करनी है, हमें बात करनी है लिब्रे ऑफिस बेस पे। इसके पहले वाले जो बुक थी उसमें क्या था हमारे पास, ओपन ऑफिस बेस, जिसको हम डिस्कस करते थे। और उसके पहले अगर 7-8 में कभी पढ़ा होगा आपने डेटाबेस, तो वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरली 2-3 सॉफ्टवेयर तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप थोड़े टाइम से कंप्यूटर पढ़ते आए हो तो। अंडरस्टैंड। तो ये बात समझ आ गई कि डेटा क्या होता है, ये बात समझ आ गई कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये बात समझ आ गई कि डेटाबेस क्या होता है, फिर हम समझ गए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर भाई फीचर्स क्या है डेटाबेस के, एक दो फीचर्स भी देख लेते हैं। फीचर्स यानी एडवांटेज, जितना आप ट्रेडिशनल डेटा के आप डिसएडवांटेज समझते हो, वो सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे। एग्जांपल के चलो यहाँ पे चलो एडवांटेज छोड़ो, भी फीचर्स के बारे में समझते हैं क्या क्या फीचर्स है। कह रहा है डेटाबेस के फीचर्स की बात करो, सबसे पहले फीचर्स की बात कर रहा है कि देयर कैन बी मोर देन वन टेबल इन डेटाबेस। लेकिन एक डेटाबेस में एक से ज्यादा टेबल हो सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एग्जांपल के लिए मान के चलो कि स्कूल का डेटा बना रहे हो, तो अब स्कूल में क्या एक ही क्लास है? नहीं ना, हो सकता है कि उस स्कूल के अंदर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस चल रही हैं, हो सकता है स्कूल के अंदर नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक की क्लासेस चल रही हैं। तो क्या हो रहा है कि एवरी क्लास का अलग अलग डेटा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मुझे कंबाइंड स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो वहां पे सारे स्टूडेंट का कंबाइंड डेटा मिल जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना हो, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस हैं, हर एक क्लास का अलग अलग हमारे पास क्या हो, डेटा सीट हो।
ठीक है ना, हर एक क्लास का क्या हमारे पास अलग अलग डेटा सीट हो, तो कह रहा है कि देयर कैन बी मोर देन वन टेबल इन डेटाबेस, यानी कि एक टेबल नहीं, एक से ज्यादा टेबल हो सकता है एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। गेटिंग दिस, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल, द information stored in a table in a database relates to one specific topic, so all the related information on a topic can be viewed on a single table। यानी सबसे बड़ी बात है कि कितनी भी सीट बना लीजिए, कितनी भी सीट रख लीजिए, कितने भी डेटा अरेंज कर लीजिए, सबको एक जगह लाके एक साथ देखा जा सकता है। ये सबसे एडवांटेज वाली बात है। एक जगह लाके जब सबको देखोगे तो आपको दिख पाएगा कि कौन सी चीजें रिपीट हुई है, कौन सी चीजें रिपीट नहीं हुई है, किसको आप स्किप कर गए हो, कुछ चीज बच गई है। ये सब कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कब? जब आपके पास कह रहा है इन डेटाबेस डेटा कैन बी साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड बाय मेनी यूजर। ओके, आई एम जस्ट स्कैरी दैट, मुझे लग रहा है कि सेकंड पार्ट पे मैं छूट गया। का द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन टेबल डेटाबेस रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक टॉपिक, सो ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक कैन बी viewed ऑन अ सिंगल टेबल, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। का इन डेटाबेस डेटा कैन बी साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड बाय मेनी यूजर, बहुत सारे यूजर के साथ क्या कर सकता है, एक बार एक्सेस किया जाता है। सो इट सेव स्टोरेज स्पेस बाय स्टोरिंग वन टेबल एट वन प्लेस फ्रॉम वेयर एनी ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस इट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि एक बार मल्टीपल यूजर काम कर पाएंगे, अगर काम कर पाएंगे तो क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या डेटाबेस ऑफर डेटा प्रोटेक्शन एंड फीचर लाइक रिकवरी एंड बैकअप फॉर इजी रिकॉर्डिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा, ठीक है ना। ये भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है कि कैसा डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, रिकवरी प्रोवाइड कर सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, बैकअप प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड। क्या डेटाबेस अलाउ यूजर टू व्यू डेटा इन अ डिफरेंट व्यू, अलग अलग तरीके से देखने को भी तरीका बताता है, ताकि विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ओनली, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। का डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस रिमेन्स परमानेंटली स्टोर्ड टिल द टाइम इट इज मैन्युअली डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम और सर्वर, यानी जहां से डिलीट नहीं किया जाएगा तब तक वो डेटा क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। ऐसे अगर रैंडम डेटा की बात करो, पेज और फाइल वाले डेटा की बात करो, तो क्या वहां पे स्टोर होगा? नहीं स्टोर होगा, क्योंकि एक पेज कभी हो सकता है, कभी कुछ भी गायब हो जाएगा, पता नहीं चलता, राइट नाउ। इफ the database table has a unique field, अगर उस पे कोई एक यूनिक फील्ड है, then there is a minimum chance of duplication of data which avoid confusion at later stage। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिक फील्ड होना चाहिए। there is a minimum chance, बहुत कम चांस हो जाता है किसके लिए, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा की रिडंडेंसी के लिए, which क्या करता है, अवॉइड कंफ्यूजन इन द लेटर स्टेज, यानी बाद में जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, उससे बच सकते हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर्स हैं डेटाबेस के, ठीक है ना। आप इसके पीडीएफ में गो थ्रू करोगे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। कह रहा भाई एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या डेटाबेस के एडवांटेज हो सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, कहला कि ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स, ठीक है ना, यानी कि जो भी डेटाबेस होगा, डेटाबेस पे अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि वो डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, जब चाहे जैसे चाहे उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, सबसे बेहतर सी बात है। अंडरस्टैंड। आगे बात कर रहा है कि डेटा एनालिसिस, ठीक है ना, अगर डेटाबेस में डेटा है तो एनालिसिस करना काफी आसान है। क्यों? क्योंकि फील्ड के अकॉर्डिंग सारे डेटा रखे होते हैं और उस डेटा को क्या इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो कि भाई इस सिचुएशन पे क्या कंडीशन है और आगे क्या कंडीशन करी जा सकती है, यानी फोरकास्ट किया जा सकता है किसके बेस पे, सिर्फ डीबीएमएस की बेस पे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कह रहा है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, इसको हमने कई बार बात कर ली कि डेटा क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा किस चीज का, रिडंडेंसी का, मतलब कि कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड। कह रहा है शेयरिंग ऑफ डेटा, इट मींस डेटा कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। सही बात है, अगर आप डेटा को एक बार में एक ही यूजर काम कर रहा है तो टाइम टेकन होगा, तो उसको हमने मल्टीपल को क्या प्रोवाइड कर दिया, सबके पास होगा, सब लोग उस पर क्या करेंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है ना। मल्टीपल यूजर सेम टाइम, डिफरेंट यूजर कैन हैव अ डिफरेंट राइट एंड प्रिविलेज टू एक्सेस डेटा, ठीक है ना। कह रहा है कि जो डिफरेंट यूजर हैं, जितने भी अलग यूजर हो सकता है कि इनके जो डिफरेंट राइट्स हो एंड प्रिविलेज टू एक्सेस डेटा हो, ठीक है ना, डिफरेंट राइट्स हो इनके पास, सबके पास अलग अलग तरीके से डेटा को एक्सेस करने का तरीका हो, ठीक है ना। सो मे हैव टू some may have the right to only view the data, ठीक है ना। कुछ के पास प्रिविलेज होगा कि डेटा एडिट कर सकता है, कुछ के पास होगा कि सिर्फ क्या करेगा, व्यू करेगा, ठीक है ना। some may have permission to modify the data, कुछ के पास परमिशन होगा, क्या कर सकता है, वो डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज द राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द शेयरिंग डेटा
थ्रू द सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि होता क्या है कि एक सिस्टम होगा सेंट्रलाइज, वहां से चीजें मैनेज करी जाएंगी। इसको जनरली आप सर्वर का नाम भी देते हो। उस सर्वर से मैक्सिमम कंप्यूटर क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, किसको कितना डेटा देना है, किसको कितना डेटा नहीं देना है, किसको ऑपरेट करना है, ये सब कुछ क्या हो सकता है, वो पर्टिकुलर चीजें पे ऑपरेट करी जा सकती है। ठीक है ना। फिर क्या रहा भाई साहब, शेयरिंग ऑफ डेटा देख लिया हमने। फिर क्या डेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि जब अगर डीबीएमएस यूज कर रहे हो तो डेटा कंसिस्टेंसी बन सकती है, यानी डेटा कॉन्टिन्यूअस लेवल पे चीजें पे काम होकर कॉन्टिन्यूअस चीजें अपडेट करी जाएंगी। ठीक है ना। कैसे करें, इट इंश्योर द डेटा रिमेन एक्यूरेट, ठीक है ना, रिलायबल एंड यूनिफॉर्म एक्सेस द डेटा। ठीक है ना, यूनिफॉर्म अक्रॉस द डेटा, सॉरी यूनिफॉर्म अक्रॉस द डेटा, पता नहीं आई थिंक कुछ रीडिंग मिस्टेक कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। टू इंश्योर दैट डेटा रिमेन एक्यूरेट, reliable and uniform across the database by minimizing data redundancy, chance of inconsistent data being stored is reduced। यानी कि जो डेटा इनकंसिस्टेंट थे, जो कुछ इनकम्प्लीट थे या फिर कंप्लीट नहीं हो रहे थे या फिर बहुत टाइम तक एक्टिव नहीं हो रहे थे, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे इनएक्टिव फॉर्म्स में आ जाएंगे और ये हट के हमें क्या मिल जाएगा, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है ना। For example, it should not happen that the name of the student is changed in one table and not in another. Such inconsistency is reduced by the DBMS। ठीक है ना। सीधी सी बात है कि एक डेटा है, हो सकता है कि बहुत सारे डेटा पे वो चीजें मैनेज करी जा रही हो, तो एक जगह पे चेंज करोगे तो हो सकता है कि आप दूसरी जगह पे चेंज करना भूल जाओ। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा भाई, वो चीज करने नहीं देगा, एक चेंज करोगे तो मैक्सिमम हर जगह पे क्या हो जाएगी, चीजें बदल जाएंगी। दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी, भाई डीबीएमएस यूज करने से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, यानी कि काम जल्दी होता है। ठीक है ना। इंक्रीज एक्यूरेसी, यानी कि और एक्यूरेटली आप काम कर पाओगे। ठीक है ना। इंक्रीज वैलिडिटी, ठीक है ना, कह रहा डेटाबेस सिस्टम अलाउ the specification of data validation rules and constraint at the schema level। ठीक है ना। These rules enforce the integrity and validity of data at the point of entry। ठीक है ना। Preventing the insertion of invalid or inappropriate data value, this ensures that the database maintain a high level of data quality and reliability। ठीक है ना। यानी वैलिडिटी है, हाई डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्या रहा है, डेटा सिक्योरिटी। DBMS प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन हैव एक्सेस टू द डेटा। यानी क्या करता है, ऐसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो ऑथराइज्ड होंगे, जिनके पास वो पासवर्ड होगा, जिनके पास वो OTP होगा, वही क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। ठीक है ना। डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, यानी कि कभी कुछ गलती से कुछ चीजें हो जाए, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। DBMS प्रोवाइड डेटा बैकअप एंड रिकवरी फीचर। यूजर कैन मेंटेन डेटा बैकअप ऑन वीकली और फोर्टनाइटली सो दैट if data loss occur due to the system failure, the data recover process can be easily carried out। ठीक है ना। ये बात समझ आ गई कि भाई साहब बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, रिकवरी देता है, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंक्रीज वैलिडिटी अपनी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक्यूरेसी अपनी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। लॉट ऑफ थिंग इज देयर जो क्या करेगा, डीबीएमएस के एडवांटेज में आएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे कि भाई समझ, हमारे पास डेटा मॉडल कौन कौन से हैं, कैसे कैसे डेटा मॉडल हो सकते हैं। 3 टाइप के डेटा मॉडल हैं। ठीक है ना। एक हायरार्की है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे देख लो टोटल 3 टाइप के आपके पास डेटा मॉडल है। पहला क्या कह रहा है, हायरार्की मॉडल। दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, नेटवर्क डेटा मॉडल। थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है ना। हायरार्की, नेटवर्क एंड रिलेशनल। ठीक है ना। अगर यहाँ से देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, हायरार्की डेटा मॉडल की। हायरार्की डेटा मॉडल कहने का मतलब क्या है कि एक ट्री लाइक जैसे चलता है। ठीक है ना। यानी क्या होगा, एक सबसे पहले ऊपर ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना, ये कहलाएगा मेन, ठीक है ना। ये आगे कुछ ब्लॉक पे ले जाएगा, ठीक है ना, वहां पे भी कुछ चीजें बनेंगी, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आगे भी कुछ चीजों को इंक्रीज करेगा, ये आगे भी कुछ चीजों को इंक्रीज करेगा, जो यहाँ पे पार्ट बनेगा वो भी आगे किसी न किसी को इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हायरार्की डेटा मतलब तो क्या होगा कि एक जगह पे कोई पर्टिकुलर मेन है जैसे सेंट्रलाइज सर्वर बैठ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद सब तक उसके बाद से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, यानी कि ये पर्टिकुलर 1 है तो ये 2 3 तक जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या जाएगा, ये 4 5 6 7, ठीक है ना, 8 9 10, कुछ इस तरीके से डेटा बनते चले जाएगी। इसे क्या कहलाएंगे हम, हायरार्की डेटा मॉडल कहलाएंगे। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि अ हायरार्की डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा लाइक फैमिली ट्री at the top of the single parents and underneath are children who can have children of their own। ठीक है ना। यानी एक पार्ट होगा, हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर
एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, सबसे ऊपर कौन हमारा डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद कौन सा आता है मैनेजर, मैनेजर के बाद कौन सा आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कौन सा आता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद कौन से आते हैं टीचर्स, टीचर्स के बाद क्या आते हैं आपके क्लास के मॉनिटर्स एंड ऑल। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से डेटा क्या होते हैं हायरार्की मॉडल द्वारा कैरी किया जाता है, इसे कहते हैं हायरार्की डेटा मॉडल। ठीक है ना? कह रहा हायरार्की डेटा मॉडल कंप्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कुछ चीजें ये होती है, इट कंप्राइज नोड्स linked by branches. The highest nodes is known as the root node. When multiple nodes exist at the highest level, they are termed root segment. Every node possesses precise one parent. A single parent can have the numerous children. ये बहुत बेसिक सी बात है, हायरार्की के लिए समझ आ जानी चाहिए। फिर क्या नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल में क्या है कि आपके पास एक बेस हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके बाद से ये और ये लोगों ने कनेक्ट किया, राइट? उसके बाद से आता है जो हमारा सेकंड वाला था प्रोजेक्ट 1 वाला, वो डिपार्टमेंट ए में भी था, वो डिपार्टमेंट बी में भी था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 2 वाला था, वो डिपार्टमेंट बी में भी था और डिपार्टमेंट सी में भी था। अंडरस्टैंड? तो क्या हो रहा है कि एक देखोगे तो एक टाइप का कुछ नेटवर्क बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 1 से कनेक्टेड था, अब ये प्रोजेक्ट 1 आपके तीनों से कनेक्टेड थे, ये प्रोजेक्ट 2 आपके दोनों से क्या करते, कनेक्टेड थे। अंडरस्टैंड? तो ये कनेक्शन है, ये नेटवर्क जैसा फॉर्म बन रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको सिंपल कहते हैं कि भाई नेटवर्क डेटा मॉडल है। तो ना आता है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मॉडल है, इसी पे सारा काम होने वाला है, ठीक है ना। इसके डिफरेंसेस भी अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कह रहा है this data model can be based on the principle of setting a relationship between two or more table on the same database. It is most used database model. सबसे ज्यादा यूज करने वाला कोई डेटाबेस है तो यही है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है ना। इसका कुछ क्या दिया गया डिफरेंसेस देखेंगे, दिए गए, इसको भी एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस में कह रहा है सबसे पहले हायरार्की डेटा मॉडल कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड? यानी कह रहा है डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर यानी एक टॉप पे होगा, फिर बाकी उससे दो कनेक्टेड होंगे, फिर एक से और भी लोग कनेक्टेड होंगे, फिर एक से और भी लोग कनेक्टेड होंगे। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे कह रहा है डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये पहली बात हो गई। नेटवर्क डेटा मॉडल कह रहा है कि like the hierarchy model but with some more flexible relationship, ठीक है ना। RDBMS का कह रहा है कि data is presented in a table consisting of row and column, यानी एक टेबल होगा जिसके अंदर रो और कॉलम क्या करेंगे, रहेंगे। दिस इज कॉल्ड आवर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। और पॉइंट का कह रहा है कि each child node has exactly open parent node, each child node होते हैं exactly उससे parent से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। नोड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट नोड अलाउइंग द मोर कॉम्प्लेक्स कनेक्शन, यानी एक नोड को मैक्सिमम पे कनेक्ट कर दोगे तो और भी कनेक्शंस बनाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा नेटवर्क मॉडल कहलाएगा। इट बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल सेट थ्योरी एंड प्रेडिक्ट लॉजिक्स, ठीक है ना। कौन सा कह रहा है, RDBMS कह रहा है कि इट बेस्ड ऑन अ मैथमेटिकल सेट थ्योरीज एंड प्रेडिक्टेबल लॉजिक्स। अंडरस्टैंड? कुछ और भी इस तरीके से डिफरेंस लिखे हुए हैं, इसको आप आसानी से देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। देखने में बहुत आसानी से बात है कि क्या होता है हायरार्की डेटाबेस, हायरार्की डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं जो जानने बड़ी जरूरी है, ठीक है ना। उस टर्मिनोलॉजी को समझ गए तो फिर ये बड़ी चीजें बड़ी आसान हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। चलो तो सारी टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। क्या रहा है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ये हमें पढ़ना भी है। देखिए हायरार्की नहीं पढ़ना और नेटवर्क नहीं पढ़ना, इसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। फिर RDBMS इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। RDBMS इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, ठीक है ना। ये रिलेशनल मॉडल क्या करता है, बेस्ड करता है, और क्या होता है, एडवांस फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
कह रहा है इन दिस मॉडल a relational database has a set of related tables that are interlinked to each other based on the common field. ठीक है ना, कॉमन फील्ड से क्या कर पाएंगे हम, रेट कर पाएंगे. इट इज वेरी एफिशिएंट वे टू प्रेजेंटिंग डेटा एंड अलाउ डेटा इन अ टेबल टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ टू डायमेंशनल फॉर्म ऑफ नोन एज अ रिलेशंस. ठीक है, यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि अ रो, जो रो होता है उसे आप टपल एंड रिकॉर्ड कहते हो. ठीक है ना, जो हमारे पास क्या आता है, रो आता है. ठीक है ना, ठीक है ना, रॉ को टपल और रिकॉर्ड कहा जाता है. ठीक है, देन हमारे पास क्या रहा है, कॉलम. ठीक है ना, कॉलम, कॉलम क्या कहते हैं हम, एक तो फील्ड कहते हैं जो कि बहुत फेमस है, एंड दूसरा कहते हैं हम एट्रीब्यूट्स. अंडरस्टैंड, ये बात समझ आ गई कि हमारे पास टोटल रॉ और कॉलम है. रॉ और कॉलम में यानी कि रो और कॉलम है. रो को हम सीधा टपल भी लिख सकते हैं, कॉलम को हम फील्ड या एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं. ठीक है ना, ये बात समझ आ गई हमें कि RDBMS सॉफ्टवेयर में होता क्या है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बना रखे गए हैं जिसको आप समझ सकते हो कि कौन सी चीजें क्या है. ये टेबल दिख रहा है सीधा सीधा. इस टेबल के अंदर अगर आप सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करें अभी राइट नाउ, ठीक है ना, अब जो सबसे पहला वाला पार्ट है उस पे फोकस करो. क्या कह रहा है, एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट सैलरी. एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट सैलरी. ठीक है, सो ये जो चीजें आएंगी वो हमारे आएंगी फील्ड्स में. किसमें आएंगी, फील्ड्स. फील्ड्स को क्या कहते हो, फील्ड या फिर एट्रीब्यूट कहते हो. अंडरस्टैंड. फिर हमारे पास क्या है, रो रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रिपल. यहाँ पे E1 E2 E3 E4 है. ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी, देन नेम्स है, देन पोस्ट है, देन सैलरीज है. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. यस, ये हमारे कॉमन फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट हो गया. ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, रो रिकॉर्ड्स और टपल्स. ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कह रहे हैं फील्ड्स है. ये हमारा क्या है, रो, जिसे कह रहे हैं रिकॉर्ड्स है. ठीक है, रो को हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं. और उसके पहले क्या बोला गया था, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ की के बारे में लिखा है, की के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. कह रहा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ RDBMS. RDBMS की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है. ठीक है ना, क्या किस के बारे में हमें जानना है. ठीक है ना, जहाँ पे कह रहा है हमारे पास एंटिटीज हैं. ठीक है, फिर कह रहा है टेबल है, फिर कह रहा है डेटा है, फिर कह रहा है वैल्यूज है, फील्ड कॉलम, रिकॉर्ड रो, की, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट, क्वेरी, डिग्री, कार्डिनलिटीज. ठीक है ना, ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है किसके अंदर, RDBMS के अंदर. ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कह रहा टेबल. टेबल आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. टेबल क्या हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड. ठीक है ना, जहां डेटा रखा जाता है और बहुत बेसिक स्ट्रक्चर करके रखा जाता है. ठीक है ना, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड रिकॉर्ड. ठीक है ना, ये क्या होता है, लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड होता है. इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ कॉलम एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज. ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड while each column represent a field or a attribute of the record. ठीक है, डेटा वैल्यूज यानी कि जो डेटा आप प्रोवाइड करने वाले हो. ठीक है ना, फील्ड या फिर कॉलम. ठीक है ना, जो फील्ड यानी वर्टिकल फॉर्म में, जैसे फील्ड या फिर कह रहा है आपके कॉलम. फील्ड कह रहा है field or a column or the individual piece of data is stored within a table. Each field has a data type associated with it, such as text, number, date.
etc. A field is the smallest entity in a database. A collection of field make a record. A collection of record make a table, and collection of table make database. ठीक है ना, यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा है कि a collection of the field make record. A collection of record make table. A collection of table make default. ठीक है, सेम रिकॉर्ड रोज, कीज, कंस्ट्रेंट, क्वेरीज, डिग्रीज, कार्डिनलिटीज, बहुत सारी चीजें हैं किसके अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजी किसके अंदर, आरडीबीएमएस के अंदर। ओके, नाउ आते हैं हम लोग सीधा कीज पे कि कीज क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सिंपल स्टार मार्क लगा लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीज। ये हमेशा इससे कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे आपका क्वेश्चन आंसर हो, कोई भी हो, वहां पे कीज, ये कहीं ना कहीं कीज पूछे जाते हैं कि कीज होती क्या क्या, ठीक है ना। होता क्या है कीज, कैसे समझते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या चीज है, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना, डेटा स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में। और जब कभी भी रिकॉर्ड आए तो आप समझ जाओ कि रिकॉर्ड किसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है ना। हमने रिकॉर्ड की बात करी है, हमने फील्ड के बारे में बात करी है, और यही हम लोगों ने जस्ट इसके ऊपर ही डिस्कस किया है कि रिकॉर्ड क्या होता है और ये फील्ड क्या होती है। जब जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड आए क्या मतलब है, रो। जहाँ कहीं भी एट्रीब्यूट या फील्ड आए क्या मतलब है, कॉलम, ठीक है ना। यानी क्या रहा है यहाँ पे, सीधी सी बात है कि व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, there are a chance that can the value are repeated. ऐसे चांसेस हैं कि वैल्यू क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। यही तो मेन प्रॉब्लम था, ये तो फंडामेंटली डिफरेंस था डेटा रिडंडेंसी की, जब हम बात कर रहे थे फ्लैट फाइल और रिलेशन फाइल की, ठीक है ना। फ्लैट फाइल था क्या, प्रॉब्लम क्या हो रही थी उसके अंदर कि डेटा रिडंडेंसी हो रही थी, बहुत ज्यादा डेटा रिपीट हो रहा था, जैसे तुमने समझा था। नाउ कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, इफ अ टेबल इज क्रिएटेड विद नेम, एड्रेस, सिटी, बर्थ, कह रहा है नेम से क्रिएट कर लो, एड्रेस क्रिएट कर लो, सिटी कर लो, डेट ऑफ बर्थ कर लो, एंड फोन नंबर के साथ क्रिएट कर लो, then there may be 2 or more students with the same name, हो सकते हैं सेम नेम हो। there are also chances when twins staying in the same house, तो एड्रेस भी सेम होगा, ठीक है ना, will have the same address, date of birth and phone number, ठीक है ना। 2 or more classmates have may have the different address or a phone number but share the same date of birth। यानी हो सकती है ऐसी चीजें जो रिपीट हो, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की, ठीक है ना। सो इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों को कंस्टेंट लगाने के लिए हमारे पास आरडीबीएमएस है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और उसी का किसका यूज करते हैं हम, की का यूज करते हैं, की का यूज करके कर पाते हैं। तो चलो समझते हैं कि की है क्या। तो बिफोर मैं जाऊँ प्राइमरी, कैंडिडेट, अल्टरनेट की इसके बारे में समझाऊं, उससे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि ये चीजें हैं क्या, ठीक है। चलो सो लेट्स डू दिस, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होता है भाई हमारे पास ये आरडीबीएमएस, ठीक है। ये कुछ रिकॉर्डिंग ऑन हो गई क्या, या कुछ ऑन हो गई थी शायद, बट व्हाटएवर, जो कुछ भी रहा हो। सो चलिए लेट्स डू इट। हमें की के बारे में समझना है, तो मैं एक बेसिक सा टेबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, बहुत बेसिक सा चीजें आपको समझ आए। सपोज करो कि मुझे एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें क्या हो, रोल नंबर हो, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या हो, एडमिशन नंबर हो, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास आधार नंबर हो, ठीक है ना। तो जिसके पास हमारे पास क्या हो, आधार नंबर, एडमिशन नंबर हो सकता है उसके पास हमारे पास क्या हो, नेम हो सकता है उसका क्या हमारे पास हो, एड्रेस हो, ठीक है ना। हो सकता है उसके पास हमारे पास क्या हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो, यानी कि मोबाइल नंबर हो, ठीक है ना। हो सकता है उसके हमारे पास मार्क्स हो, लाइक दैट वी हैव अ डेटा, ठीक है ना। सपोज करो कि इस फॉर्म में हमारे पास क्या है, डेटा है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पे कह रहा है कि अब रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कुछ भी इस तरीके से रोल नंबर डाल सकते हैं। अब बात हमारे यहाँ पे कहते हैं, ये हम समझते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास कि अब जब इस टेबल पे हम कोई चीज बनाएंगे, इस पे हम कोई डेटा स्टोर करने वाले होंगे, ठीक है ना। तो भाई सबसे चीज, यानी कि वो चीज जिस तरीके से आप डिफाइन कर पाए, ये बता पाए कि चलो ये भी लिख देता हूँ कि किसका डेटा है ये, तो ये हमारे पास किसका डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है,
किसका डेटा है हमारे पास? स्टूडेंट का डेटा है। अब क्या ये रहा है कि एक क्लास के डेटा के बारे में बात करूं तो क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, कितने भी स्टूडेंट है, सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, सबके अलग अलग नेम होंगे, ठीक है ना, सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडमिशन नंबर भी होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि इनका एडमिशन नंबर 100 हो, इनका 102 हो, इनका 420 हो, इनका 560 हो, इनका 700 हो, कुछ इस तरीके से एडमिशन नंबर हो सकता है कि आधार नंबर भी इनके कुछ डॉट डॉट यानी कुछ 12 डिजिट के हो, अंडरस्टैंड ना। नेम हो सकता है कि सपोज करो कि इनका नाम है आदित्य, ठीक है ना, इनका नाम है क्या, अनूप, इनका नाम क्या है अभी, इस जगह पे नाम क्या है कि आशुतोष, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कोई नेम भी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे आशीष, कुछ इस तरीके से मैं सारे ए से ही लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एड्रेस के लिए सपोज करो कि ये किसी जगह से आते हैं, सपोज करो कि ये सेक्टर 14 से आते हैं, ये सेक्टर 13 से आते हैं, ये सेक्टर 12 से आते हैं, ये सेक्टर 14 से आते हैं, ये सेक्टर 15 से आते हैं, ठीक है ना। मोबाइल नंबर भी कुछ होगा, इनके मार्क्स भी कुछ होंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ हमने इस तरीके से डेटा बना दिया, जस्ट डोंट गो फॉर द राइटिंग, क्योंकि मैं भी पेन टैब न्यू हूँ पेन टैब पे, तो यूज करना शायद थोड़ा टाइम लगे, बट इट विल बी एडजस्टेड, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे कह रहा है कि अब मुझे बताओ कि अगर ये स्टूडेंट क्लास 10 के डेटा का होता, 10 के डेटा का होता, क्लास 10 के डेटा का होता, तो यूनिक आईडी क्या होती है इसके अंदर, सबसे यूनिक आईडी क्या होती है, यूनिक आईडी इनका रोल नंबर ही होता, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो अगर ये यूनिक होता, ठीक है ना, ये हमारी क्या होती, यूनिक आईडी होती, तो इसे हम कहते हैं हम क्या, कि हमारा क्या है, प्राइमरी की, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि अगर ये यूनिक होता तो। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसाता है, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ये डेटा क्लास 10 का ना होके पूरे स्कूल का होता, क्लास 10 का ना होके, यानी ये क्लास 10 लिख रहा हूं मैं इसको, कि ये डेटा क्लास 10 का ना होके, ये कहां चला गया भाई, ठीक है ना, ये डेटा क्लास 10 का ना होके, ये कहां का होता, क्लास 10 का ना होके पूरे स्कूल का डेटा होता, तो क्या रोल नंबर मेरा यूनिक आईडी बनता, क्या रोल नंबर हमारे यूनिक आईडी फॉर्म होते। अब भाई क्लास 10 में भी रोल नंबर 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आप क्लास 8 में जाओ, वहां पे भी 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्या होगा ही होगा, क्लास 9 में भी होगा, क्लास 7 में भी होगा, क्लास फर्स्ट में भी होगा, क्लास नर्सरी में भी होगा, सब में रोल नंबर ऐसे तो होंगे, तो रोल नंबर तो रिपीट हो जाएगा अगर पूरे स्कूल का डेटा बनाओगे तो ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है ना, कि रोल नंबर क्या प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि रोल नंबर प्राइमरी की हो सकता है कब, अगर डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, किसी क्लास के बारे में बात हो रही है, पूरे स्कूल की बात हो रही है, तो वहां पे प्राइमरी की आपका सॉरी वहां पे रोल नंबर आपका प्राइमरी की नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड। क्या एडमिशन नंबर हो सकता है यूनिक, बिल्कुल हो सकता है एडमिशन नंबर, ठीक है ना। सबका जब एडमिशन होगा तो सबके फॉर्म अलग अलग भरे गए होंगे, ठीक है ना, तो उनका एडमिशन नंबर अलग हो सकता है, तो एडमिशन नंबर प्राइमरी की हो सकता है। क्या आधार नंबर प्राइमरी की हो सकता है, बिल्कुल आधार नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सबके आधार नंबर अलग अलग दिखेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल पे प्राइमरी की हम बनाए डिफाइन करके बनाएंगे, ठीक है ना। सो अभी हमने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो प्राइमरी की तो समझ आ गया कि प्राइमरी की क्या होता है, कि एक टेबल के अंदर वो यूनिक की जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस पर्टिकुलर पर्सन का है, एक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर पर्सन का, उसके लिए एक आईडी बनेगी, एक यूनिक आईडी बनेगी, उसे कहेंगे कि हम प्राइमरी की कहेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी कोई ऐप यूज करते हो तो यूजर नेम बनता है, यूजर नेम क्या होता है आपका, प्राइमरी की हो सकता है। आप ईमेल आईडी बनाते हो, ईमेल आईडी क्या होता है आपका, प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। आप जब बात करोगे आधार नंबर क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी की मिलेगा। आप बात करोगे पैन नंबर क्या होता है आपका, प्राइमरी की होता है, क्योंकि ये यूनिक होते हैं, बदलते नहीं। क्यों होता है ऐसा यूनिक बनाया जाता है, क्योंकि जब कभी भी रिकॉर्ड की बात करी जाए तो इस आईडी से उस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा निकाला जाए, कोई दूसरे पर्सन का डेटा ना निकल जाए, वहां पर रिडंडेंसी ना मिले, यही सब फायदा होता है आपके आरडीबीएमएस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब सिस्टम आगे बढ़ाता है यहाँ पे, तो कह रहे हाँ ये रोल नंबर हो सकता है प्राइमरी की, बट एक और बात कहो कि मैं अगर प्राइमरी की सच में बात करूं तो क्या ये भी प्राइमरी की हो सकता है ना, इसको भी प्राइमरी की कह सकते हो ना, इसको भी प्राइमरी की तो कह सकते हो ना, लेकिन एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होते हैं, ठीक है ना। अब जो ठीक है ना, जिस भी पर्टिकुलर चीज को आप कहोगे कि वो प्राइमरी की बन सकता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, जो भी टेबल के अंदर जो भी फील्ड प्राइमरी की बन गया, समझ गया, ठीक है ना। और जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनने की एबिलिटी होती है, जो भी कोई फील्ड है, जैसे रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, एडमिशन नंबर प्राइमरी की बन सकता है, आधार नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, तो ऐसे फील्ड को, ऐसे रिकॉर्ड को हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। क्या बोलते हैं इसको हम, कैंडिडेट की बोलते हैं,
ठीक है ना, किसको, जिसके पास एबिलिटी हो कि वो प्राइमरी की बन सकता है। क्या नेम कैंडिडेट की हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नेम सब में रिपीट हो सकते हैं। क्या एड्रेस हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई दो स्टूडेंट एक एड्रेस से आते हो, ठीक है ना। तो नेम और एड्रेस प्राइमरी की बन ही नहीं सकते। बनाया नहीं बनाया बात ही अलग है, ठीक है ना। वो फील्ड, जिस फील्ड के अंदर वो एट्रीब्यूट या वो फील्ड जो प्राइमरी की बनने की एबिलिटी रखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट की कहलाते हैं। और जो बन जाते हैं, जिनको प्राइमरी की बना देते हैं, जिनको हम यूनिकली डिफाइन कर देते हैं, वो तो प्राइमरी की बन जाता है। और जो बच जाते हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट कीज, ठीक है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर जो सबसे यूनिक आईडीज होगी, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है ना, उसे कहते हैं क्या हम? प्राइमरी की। जो यूनिक आईडी होती है उसे कहते हैं क्या हम? प्राइमरी की। अब एक टेबल में ऐसे एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक टेबल है, एक टेबल में ऐसे एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना, एक ऐसे फील्ड हो सकती है। तो एक से ज्यादा अगर फील्ड हमारे पास है, एक से ज्यादा अगर हमारे फील्ड है और सबके पास एबिलिटी है कि वो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे हम? कैंडिडेट की कहेंगे। और एक को प्राइमरी की बना दिया तो बाकी के जो बच जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट कीज बोलेंगे। अंडरस्टैंड? ये बात समझ आ गई होगी कि ये प्राइमरी कीज है, अल्टरनेट कीज है, ठीक है ना। चलो अब इसके थ्योरीज के समझ लेते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इस चीज को समझो थोड़ा। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, यानी यूनिक की होगा, क्या हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी की कहलाता है। कैंडिडेट की एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अ प्राइमरी की। वो कैपेबिलिटी रखता है किस चीज बनने के लिए? प्राइमरी की बनने के लिए। उसे क्या कहते हैं हम? कैंडिडेट की कहते हैं। अल्टरनेट की और रिमेनिंग कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की बच जाती है, और रिमेनिंग कैंडिडेट की क्या कहलाएगा आपका? अल्टरनेट की कहलाएगा, ठीक है ना। कंपोजिट की क्या आता है भाई? कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट के बारे में समझते हैं। सपोज करो कि सेम डेटा में जाता हूं यहाँ पे। सपोज करो कि हमारे पास सेम रिकॉर्ड है। अब सपोज करो कि हमारे पास ये चीजें नहीं होती, ठीक है ना। हमें नेम और एड्रेस से चीजों को फिगर आउट करना होता। यानी एक कॉलम है, ठीक है ना, यानी कि जो एक कॉलम की बात किया कि सपोज करो हमारे पास नेम का कॉलम है, ठीक है ना, हमारे पास एड्रेस का कॉलम है, ठीक है, हो सकता है हमारे पास मोबाइल नंबर का कॉलम है, ठीक है ना। ऐसे कुछ कॉलम हमने बना दिए। नेम में कुछ फील्ड होगा, एड्रेस में कुछ फील्ड होगा, मोबाइल नंबर में कुछ फील्ड होगा, ठीक है ना। हमने कह दिया कि नेम में कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे कि लास्ट में हमने बात करी थी कि हमारे पास क्या है, अभी है, देन हमारे पास क्या है, आदित्य है, देन क्या हमारे पास अनूप है, देन हमारे पास क्या है कि आशीष है। ये सेक्टर 14 से आ रहा है, ये सेक्टर 12 से आ रहा है, ये सेक्टर 11 से आ रहा है, ये सेक्टर 14 से आ रहा है, ठीक है ना। हमें इस तरीके से फिगर आउट करना है। अंडरस्टैंड? तो कह रहा है कि हो सकता है कि कोई सेम एड्रेस के दो लोग आ रहे हो, ठीक है ना। अब सेक्टर 14 की बात करोगे तो हमारे पास अभी भी आएगा और आशीष भी आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। तो मुझे सेक्टर 14 को अगर यूनिक आईडी बनाए, प्राइमरी की बनाए, तो उससे फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि दो टेबल को कंबाइन कर दिया गया, दो फील्ड को कंबाइन करके, एड्रेस और नेम को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना दी गई कि सेक्टर 14 के बच्चे की बात करोगे, लेकिन सेक्टर 14 के अभी की बात करी जा रही है तो उस बच्चे का रिकॉर्ड मिलेगा। सेक्टर 14 की तो बात हो रही है, सेक्टर 14 के आशीष की बात हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि सेक्टर 14 में एड्रेस की बात हो रही है, फिर उसके साथ नेम हमने ऐड कर दिया, तो हम कह पाएंगे कि हाँ भैया हमारे पास और जो चीजें चल रही है वो उसके साथ कंपोजिट की हम बात कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। यानी कि हम बात करें कंपोजिट की कब, जब एक जगह से, एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट से आपका डेटा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक के साथ एक दूसरा फील्ड ऐड करना पड़ेगा, उससे हम डेटा कंपेयर कर पाएंगे। तो हमारा क्या कहलाता है, वो चीजें, वो हमारी चीजें कहलाती हैं कैंडिडेट, सॉरी कंपोजिट की कहलाती है। ठीक है ना, ये बात समझ गए आई थिंक कि वो क्या होता है हमारे पास, कंपोजिट की होता है। कह रहा है सम टाइप अ सिंगल एट्रीब्यूट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, वो नहीं, एक सिंगल से काम नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। देन इन दैट केस टू और मोर एट्रीब्यूट इन अ कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ यूनिक सेट। एक के साथ एक कॉम्बिनेशन जोड़ दिया तो एक यूनिक सेट फॉर्म कर पाते हैं। सच अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की।
अंडरस्टैंड? आगे आते हैं। फॉरेन की क्या कहलाता है कि यहाँ फॉरेन की के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास दो टेबल होने चाहिए और उन दोनों टेबल के बीच में क्या हमें रिलेशन फिगर आउट करना पड़ता है कि इट इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट whose values match the primary keys of the other table. A primary key one table when used in another table is called the foreign key. यानी कि एक टेबल का प्राइमरी की और दूसरे टेबल का प्राइमरी की एक साथ मर्ज कर दिया जाता है तो हमारे क्या कहलाते हैं, दूसरे टेबल क्या कहलाता है, वो फॉरेन की कहलाता है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। ये की बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास लिब्रे ऑफिस से कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। इस चीज को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धीरे पार्ट यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सारे प्रैक्टिकल के पार्ट पे। और दो टॉपिक्स आई थिंक बचा, एक टॉपिक जरूर से बचा है जहाँ हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चीजों को रखते हैं, पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।